नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को। अगर मैं आपको बोलूं कि आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी गर्दन एक साइड से इस तरह झुकी हुई हो और आप उसको इस तरह सीधा कर दो और वो सीधा भी नहीं होगी, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैंने अक्सर बूढ़े लोगों को देखा है, ये बहुत जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है उनको देखा है। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जवान लोगों में भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है आपको। अक्सर हम देखते हैं कि गर्दन में अगर प्रॉब्लम हो, इसका मतलब है कि गर्दन की मांसपेशियों में प्रॉब्लम है। ये वाली पार्ट है ना, ये वाली पार्ट आगे हो गई या फिर पीछे हो गई, ये हम आगे से हम बात करेंगे। तो ये या तो तन जाती है, मतलब इस तरह ऊपर उठ जाती है, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो है पार्ट, ये जो मांसपेशियां है ये इतनी टाइट हो जाती है कि ये फिर नॉर्मल नहीं रह पाती है, बहुत देखने से ही लगता है कि बहुत टाइट हो गई है। दूसरा ये कि इस तरह कंधे की तरफ झुकी हुई होती है। बहुत सारे मूवी में भी दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है तो इस तरह कंधा झुका हुआ है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इस तरह तनी हुई है तो वो ऑटोमेटिक हिलती भी रहती है थोड़ी थोड़ी, जिसको हम बोलते हैं जर्किंग या फिर जर्क हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आखिर क्या है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ है ये तो समझ में आ गया। कॉपी और पेन निकाल करके बैठे और फिर आप उसको अच्छे से नोट करें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको समझ में आता है। चलिए, तो नोट करना है बहुत अच्छे से। अगर जिसको नहीं पढ़ना है वो आप छोड़ दें, आप नोट ना करें, लेकिन जिसको पढ़ना है वो आप नोट करें, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको हर टॉपिक को। आपके पास पेशेंट एक ही प्रॉब्लम को लेकर के नहीं आएंगे, आपके पास जब पेशेंट आएंगे तो उनके प्रॉब्लम्स बहुत होंगे, उनके सिम्टम्स बहुत अलग अलग होंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप उसकी डायग्नोसिस, उसको ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पाएँ। तो इसलिए आपको पढ़ना है ताकि आप दूसरों का हेल्प करें। इसलिए नहीं कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करने हैं, दूसरों का हेल्प करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसे निभाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर गर्दन तनी हुई होती है तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में सर्वाइकल डिस्टोनिया। क्या बोलेंगे? सर्वाइकल डिस्टोनिया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोला है? सर्वाइकल डिस्टोनिया। ठीक है, डिस्टोनिया, जिसको हम और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस। ठीक है, स्पाज्मोडिक टॉर्टिकोलिस भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो नाम है ये बहुत लंबा है, लेकिन आपको समझा दूँ इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जो गर्दन होता है या तो इस तरह उठा हुआ, तना हुआ, या फिर इस तरह झुका हुआ कंधे का, या फिर नीचे की तरफ झुका हुआ, या फिर यहाँ की जो मांसपेशियाँ है वो ऑटोमेटिक हिलती रहती है, मतलब आपका कंट्रोल नहीं होता है इन पे, जिसकी वजह से ये हिलती रहती है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? गर्दन की मांसपेशियों में जो प्रॉब्लम है उसी को हमने बोला यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने बोला सर्वाइकल डिस्टोनिया। अब इतना समझ में आ गया? क्लियर है? इसके बाद देखिए, अगर ये प्रॉब्लम होती है तो पहले हम लक्षण देखते हैं, क्योंकि बाहर से हम जब व्यक्ति को देखते हैं तो हमें सबसे पहले लक्षण ही दिखाई पड़ते हैं। तो लक्षण पहले हम समझेंगे। अब लक्षण में क्या है, लक्षण को आप सिम्टम्स भी बोल सकते हो। स्पेस की कमी के कारण यहाँ पे जगह नहीं है, इसीलिए मैं सिम्टम्स लिखती हूँ, लेकिन आपको लिखना क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये अच्छा लगता है, अच्छा से आपको लिखोगे आप अगर अच्छे से, तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में हो तो मेडिकल टर्म्स आप यूज करो। यहाँ पे क्या है, सिम्टम्स मैंने लिखा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये समझ में आ गया आपको? स्पेस की बहुत दिक्कत होती है, बहुत लंबे चौड़े से लेक्चर लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से मुझे शॉर्ट में लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखिए सिम्टम्स हो गया। सिम्टम्स में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, लक्षण हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो लक्षण में अगर हम देखें तो पहले क्या, हेड टू ट्विस्ट इन अ वेराइटी ऑफ डायरेक्शन। आपका जो सर है वो ट्विस्ट, घुमा हुआ है, तो इस तरह नीचे की तरफ या फिर इस तरह झुका हुआ, तो वैरायटी ऑफ डायरेक्शन, किसी भी दिशा में सर झुका हुआ हो सकता है। दूसरा क्या है, जर्किंग मोशन ऑफ हेड। ये हेड हल्का सा आपका सर हिल सकता है इस तरह हल्का हल्का, तो इससे क्या होगा कि आपका कंट्रोल नहीं है। मैंने आपको बताया नेक पेन, तो गर्दन में तो दर्द होगा ही, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका गर्दन सही नहीं है, आप अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और ऑटोमेटिक वो हिल रहा है तो दर्द तो होगा ही, जिसको हमने बोला नेक पेन। उसके बाद हेडेक,
देखिए, अगर यहाँ पे जो गर्दन है वो तना हुआ होगा, इसका मतलब यहाँ की जो नसें हैं उस पर भी दबाव पड़ रहा है, उस पर भी प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से सर में दर्द तो होना ही है, नॉर्मल सी बात है। थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाते हैं तो हम ये समझ पाते हैं, अगर ये चीज़ें हो गई, हमें सिम्टम्स दिख गया, हमने सामने वाले व्यक्ति को देख लिया कि हाँ जी आप मेरे पास आए हो और आपको ये प्रॉब्लम है, आपका क्या क्या लक्षण है, हमने अपनी आँखों से, हमने अपनी खूबसूरत आँखों से अच्छे से उस पेशेंट को ऑब्जर्व किया है। लेकिन अब जानना ये है कि उस डिजीज़ का जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो लक्षण हमने देखे हैं, आखिर उसका कारण क्या हो सकता है। तो कॉज में क्या हो सकता है, अननोन। कभी कभार ऐसा होता है कि आप कितने भी टेस्ट करवा लो, कितने भी आप डायग्नोसिस कर लो, लेकिन कारण आपको पता नहीं लग पाता है। दूसरा क्या है, फैमिली डिसऑर्डर हो सकता है। फैमिली में पहले से उसके फैमिली में किसी न किसी को ये चीज़ रही होगी, तभी उसके में ये गुण ट्रांसफ़र हुए होंगे, उसके मम्मी पापा, उसके या फिर पापा के मम्मी पापा, या फिर मम्मी के मम्मी पापा, या फिर मम्मी के मम्मी पापा के मम्मी पापा। आप समझ रहे हैं बात, इस तरह हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी चेन आ सकती है और गुण किसी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये हमारे हाथों में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथों में है, कब क्या हो जाए। तो फैमिली डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। इंजरीज, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो, लेकिन अगर चोट लग जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंजरी होना। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें अगर यहाँ की जो मांसपेशियाँ है वो अगर डैमेज हो जाती है, यहाँ पे अगर जोड़ का झटका लग जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि जो बाइक चलाते हैं जो आजकल, वो कुछ ज़्यादा ही तेज, स्नेक की तरह, सांप की तरह इस तरह रोड पे उनका बाइक रहता है और इतना डर लगता है, देख करके लगता है कि कोई अटैक करने के लिए आ रहा है। आगे से अगर कोई आता है इतनी स्पीड में, लगता है कोई अटैक करने के लिए आ रहा है, या फिर उसके पीछे कुछ पुलिस पड़े हुए, उस तरह उनका जो बाइक है सांपों की तरह रोड पे चलता रहता है, 150, 160, 180 के स्पीड में, कभी कभी 200 के स्पीड में भी। लेकिन सोचना ये चाहिए कि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो हीरो बनने के चक्कर में आपकी गर्दन, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, जो आपकी संपत्ति है, संपत्ति आपका पैसा नहीं है, संपत्ति आपका कह सकते हैं कि संपत्ति आपका दिखावा नहीं है, शौक नहीं है, वो बाइक नहीं, संपत्ति आपका, आपकी बॉडी है और आपका एजुकेशन है। दो चीज़ आपकी संपत्ति होती है और तीसरा होता है फैमिली। अगर इन तीनों में से कोई एक बिगड़ गया ना, तो लाइफ का जो 30% 40% पार्ट है वो ऑटोमेटिक डैमेज हो जाता है। तो आपको आपकी संपत्ति, आपका बॉडी, आपका फैमिली, आपका एजुकेशन, तीनों को एकदम बराबर से बहुत अच्छे से फुलफिल करके रखना है, इसको मेंटेन करना है। इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, इसके लिए काम करना है। हर एक व्यक्ति काम करता है और आपको भी करना है। आप एक स्टूडेंट है तो आपको करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप बहुत रिच है तब तो कोई और बात है, लेकिन अगर आपका जन्म मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है तो आपको पढ़ना है, क्योंकि यही है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे उस बारे में। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है इंजरीज, मतलब चोट लग जाए। तो जो भी बाइक को बहुत स्पीड से चलाते हुए, जो भी बाइक को बहुत स्पीड से चलाते हैं वो संभल जाए। अगर चोट लग जाती है तो गर्दन में फिर हो जाएगा चक्कर। अब क्या चक्कर होगा, कारण भी पता नहीं लगेगा। कभी कभी होगा कि पता लग जाएगा जब फैमिली डिसऑर्डर हो, लेकिन अननोन अक्सर पता नहीं लग पाता है। इसके बाद क्या है, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर, जिसमें ब्रेन में, जन्म से ही ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ब्रेन के नर्व्स में यानी कि नसों में कुछ प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से यहाँ की मांसपेशियों में फिर दिक्कत आ जाती है बड़े होने पे, या फिर बचपन से भी दिक्कत रह सकती है। तो हमने कारण जानने की बहुत कोशिश की, बहुत पता लगाया, तो हमें कारण शायद पता चल पाए और शायद नहीं। अब दोनों कंडीशन में हमें आगे बढ़ना है। पेशेंट आया है तो उसको खुश करना है, उसको उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्क फैक्टर उसको बता देना है। सबसे पहले उसको तो मना करना है कि अगर आप कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से आपको चोट लग सकती है, तो उसको पहले बता देना है कि आप ऐसी चीज़ें ना करें, नहीं तो जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। उसके बाद उसको बताना है कि रिस्क फैक्टर यानी कि एज होने की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है और कारण पता नहीं लग पाता है। दूसरा, सेक्स की वजह से महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। अब देखिए, महिला और पुरुष दोनों का जो बॉडी है वो अलग अलग है। मैंने आपको बताया है कि दोनों की जो बॉडी है वो किस तरह से अलग अलग है, आपको भी पता होगा। लेकिन बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती जो महिलाओं को, हमें कारण नहीं पता, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा वो ग्रसित कर देती है, और कुछ कुछ ऐसा होता है जो पुरुषों को ज़्यादा ग्रसित कर देता है। तो ये भाई भगवान के ऊपर है, ये हमारे हाथ
हाथ में नहीं है कि कौन सी बीमारी हमें ज़्यादा होती है, कौन सी बीमारी औरतों को होती है, कौन सी बीमारी पुरुषों को होती है। कुछ कुछ लाइफस्टाइल, कुछ कुछ हैबिट पर भी डिपेंड करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना बात करेंगे, सेक्स यानी कि पुरुषों में होता है लेकिन औरतों के मुकाबले कम होता है। फैमिली हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि अगर फैमिली में अगर किसी को प्रॉब्लम है, पहले के जनरेशन में दादा, उनके पिता, इस तरह करके अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर उनके आने वाले बच्चों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पेशेंट को ये चीज़ें समझानी है, बहुत अच्छे से उनको समझाना है। और अगर कोई जवान आदमी को ऐसा हुआ है तो आप उनको बोलो कि अगर आप ड्राइविंग करते हो तो बहुत सोच समझ के आप ड्राइविंग करो, है ना, तेज़ नहीं करना है। इसके बाद हमने ये भी बता दिया पेशेंट को। अब हमें बताना है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि अब हम टेस्ट करेंगे कि उनके बॉडी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर अगर ये प्रॉब्लम है तो बॉडी में क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब है। ठीक है, फिजिकल एग्जाम, बाहर से हमें देखना है कि ये जो मांसपेशियां है वो कितनी ज़्यादा ग्रसित हो चुकी है, किस तरह तनाव यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, किस तरह यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कितनी ज़्यादा नीचे की तरफ टिल्ट है, जैसे इस तरह झुकी हुई है, किस तरह है, किस डायरेक्शन में है, वो सब हम बाहर से चेक करेंगे। जर्क हो रहा है कि नहीं, मूवमेंट है कि नहीं इसमें। साथ ही हम ब्लड टेस्ट कर लेते हैं कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। या फिर MRI, देखिए ब्रेन का और नेक का हम MRI, मैग्नेट रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट हम कर लेते हैं, ताकि हम देख पाए कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो ठीक है, ब्रेन में जो नर्व्स है वो ठीक है, ब्रेन के साथ जो जुड़ा हुआ यहाँ पे है वो ठीक है या फिर नहीं है। इसको हम चेक कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं डायग्नोसिस। इसके बाद आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। अक्सर इसका जो इलाज होता है वो नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रही है, क्योंकि बहुत सारे डिजीज़ ऐसे हैं, अभी भी साइंस इतना ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ है कि हर एक बीमारी का वो सटीक दवाई ला सके। साइंटिस्ट अभी तक रिसर्च ही कर रहे हैं। अब आप बात समझिए कि हम डेवलप हैं, लेकिन इतने भी डेवलप नहीं है कि हम हर एक डिजीज़ का मेडिसिन अभी तक बना पाएँ। तो बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती है जिसके लिए कोई क्योर नहीं है, कोई इलाज नहीं है। हो सकता है कि किसी एक में हो, होम्योपैथिक में हो या फिर आयुर्वेदिक में हो, लेकिन एलोपैथी की अगर हम बात करें तो एलोपैथी में इसका कोई क्योर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कभी कभी हम देख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये अपने आप भी ठीक हो जाती है समय के साथ, लेकिन अगर ठीक नहीं होती तो हम एक चीज़ कर सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट हमें करना है और कोई इलाज नहीं है और उस पेशेंट को तकलीफ़ है तो एलोपैथी में हम क्या कर सकते हैं, बोट्यूलिनम टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही उसमें मेडिसिन हम क्या क्या दे सकते हैं, बोटॉक्स को दे सकते हैं, डिस्पॉट दे सकते हैं, जियोमिन दे सकते हैं, फिर मायो ब्लॉक दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप एक्सरसाइज करो। साथ ही आप क्या कर सकते हो, साथ ही आप आयुर्वेद या फिर आप होम्योपैथिक में दिखवा सकते हो, क्योंकि एलोपैथी में कहा गया है कि इसका कोई भी क्योर नहीं है। देखिए, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या फिर आयुर्वेदिक हो, तीनों अपने अपने जगह पे सही है। ठीक है, तीनों अपने अपने जगह पे सही है। कंडीशन के हिसाब से तीनों के दवाई अप्लाई होते हैं और तीनों की जो पद्धति है वो थोड़ी बहुत अलग है। और आयुर्वेद तो हमारा प्राचीन एक हथियार है जो हमारे पास है, और उसकी मदद से बहुत सारे बीमारियां जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अभी क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन ज़्यादा अभी हावी हो रखी है, तो इस वजह से बहुत क्रिटिकल कंडीशन में एलोपैथी को यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी एक्शन हो बॉडी में। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो मैं इन तीनों को बोलूँगी कि तीनों अपने अपने जगह पर बिल्कुल सही है। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट्स कर सकते हैं, साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। वहां पे एक डिस्कशन ग्रुप है जहां पे स्टूडेंट वहां पे अपने डाउट्स पूछते हैं और आप भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।